नमस्कार। अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स के साथ मैं पवन कुमार। जैसा कि हम सभी 9 जनवरी को सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम जो कि 6वीं क्लास और 9वीं क्लास में एडमिशन के लिए हुए थे, उसी के 9वीं क्लास यानी 9th क्लास के एडमिशन के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था, उस क्वेश्चन पेपर की आंसर की रिलीज हो चुकी है। तो आज हमने ये सोचा है कि उस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन पेपर्स जो कि मैथ से संबंधित हैं डिस्कशन करें, जिससे कि जो बच्चे चाहते हैं कि हम अपने क्वेश्चन का क्लेम करें, तो ऐसा करने से पहले वो एक बार अपने उत्तर जांच लें और उसके बाद ही सही उत्तर को देखकर क्लेम करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम के तौर पर लिया जाता है। इसमें 5 सेक्शन होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई। तो सेक्शन ए में मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। इसके बाद बाकी के जो सेक्शन होते हैं बी, सी, डी, ई, इन सभी में 25-25 क्वेश्चन होते हैं और हर एक सेक्शन का एक सवाल 2-2 मार्क्स का होता है। तो हम आज मैथमेटिक्स सेक्शन के जो सवाल हैं उन्हीं पर चर्चा करते हुए उनके हल को देखते हैं, जिससे कि विद्यार्थी अपने उत्तर जांचकर अगर उन्हें लगता है तो क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन ए मैथमेटिक्स का पहला सवाल इस प्रकार से है। जो हम क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं ये एफ सीरीज का क्वेश्चन पेपर है। इसका पहला सवाल है, ए रिस्ट वॉच विद MRP ₹5,000 is available in 2 showrooms at different offers. First one is offering additional 40% off after a discount of 50% on MRP. Second is offering 80% discount on MRP ₹5,000. The difference in two selling prices is, so options are given. First option ₹400, second option ₹500, third option ₹1,000 and fourth option is ₹1,500. अगर इसे हम हिंदी में पढ़ें तो ये कहा गया है कि एक कलाई घड़ी जिसका अंकित मूल्य 5,000 रुपये है, शोरूम में अलग अलग ऑफर में उपलब्ध है। पहले वाले ऑफर में ये कहा गया है कि MRP पर 50% का डिस्काउंट देने के बाद भी 40% का अतिरिक्त डिस्काउंट दिया जा रहा है। दूसरे वाले ऑफर में ये कहा जा रहा है कि जो MRP है 5,000 रुपये, उस पर 80% डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो दोनों के सेलिंग प्राइस में अंतर क्या है, ये पूछा जा रहा है इसमें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो डिस्काउंट होता है उसमें डिस्काउंट पहले बार भी दिया जाता है, दोबारा भी दिया जाता है, तिबारा भी दिया जा सकता है या उसके बाद भी दिया जा सकता है। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि जब पहली बार डिस्काउंट दिया जाता है वह दिया जाता है MRP पर, मीन्स अंकित मूल्य पर दिया जाता है। उसके बाद यदि दोबारा से डिस्काउंट दिया जा रहा है तो जो पहले वाला सेलिंग प्राइस आता है वह उस पर दिया जाता है। ये समझने वाली बात है। तो अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि शोरूम में जो रिस्ट वॉच है, 2 घड़ियां हैं मान लीजिए, लेकिन शोरूम अलग अलग समझ लीजिए। एक शोरूम में 5,000 रुपये कीमत है तो उस पर वो 50% डिस्काउंट दे रहे हैं
और उसके बाद फिर 40% का अतिरिक्त डिस्काउंट भी दे रहे हैं, जबकि दूसरे शोरूम में वही घड़ी 5,000 रुपये है MRP और उस पर वो 80% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो यहाँ पर कैलकुलेशन में हम ये देखते हैं कि दोनों ही रिस्ट वॉचेस का MRP 5,000 है। पहले वाले पर फर्स्ट टाइम डिस्काउंट 50% दिया जा रहा है। जब 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है 5,000 का, तो 5,000 का 1/2 यानी 2,500 रुपीज आ गया फर्स्ट सेलिंग प्राइस। अब इस फर्स्ट सेलिंग प्राइस पर 40% दिया जा रहा है एडिशनल डिस्काउंट, तो 2,500 का 40% कितना आएगा 1,000 रुपीज। तो इस पहले वाले सेलिंग प्राइस में से 1,000 रुपीज कम हो जाएगा, तो सेकंड सेलिंग प्राइस कितना रह गया 1,500 रह गया। जबकि जो सेकंड रिस्ट वॉच है उसका तो MRP 5,000 है और उस 5,000 पर 80% डिस्काउंट ही दिया जा रहा है। तो 80% डिस्काउंट, इसका मतलब 5,000 का 80% 4,000 आ गया। 5,000 MRP में से 4,000 डिस्काउंट निकालने पर सेलिंग प्राइस कितना रह गया, यहाँ पर 1,000 रुपये रह गया। वाले का सेलिंग प्राइस आया था 1,500, दूसरे वाले का आ रहा है सेलिंग प्राइस 1,000 रुपीज। तो 1,500 और 1,000 का डिफरेंस कितना आया 500 रुपीज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड, दैट इज 500 रुपीज। सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट टॉसिंग ए कॉइन, second rolling a dice, third choosing a card from a deck of 52 cards, fourth throwing a stone from a roof of a building। ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। तो टॉसिंग ए कॉइन, जब कॉइन को हम टॉस करते हैं तो हेड या टेल आने के चांसेस रहते हैं। डाइस को भी जब आप रोल करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी आने का चांसेस रहता है। और 52 कार्ड्स का जो डेक होता है उसमें से भी अगर आप कार्ड चूज करें तो 52 में से कोई भी एक कार्ड आने का चांसेस रहता है। लेकिन बिल्डिंग की छत से अगर हम पत्थर को फेंकें तो इसमें हमको ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती है कि कुछ अलग अलग होगा। तो यहां पर जो पूछा गया है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है, so question number 4, option number 4 is the correct option। okay, question number 3 इस प्रकार से है, in the number A4B, A is the smallest 2-digit perfect cube and A's unit place digit exceeds B by 3, then the sum of the number and its cube root is ऑप्शन फर्स्ट 2713, ऑप्शन सेकंड 2754, ऑप्शन 3 2750, ऑप्शन 4 2758। यहां पर कहा गया है कि एक प्रश्न A4B में A 2 अंकों का सबसे छोटा परफेक्ट क्यूब है और A का इकाई अंक B से 3 बड़ा है, तब नंबर और क्यूब रूट का योग है। तो जो दिए ऑप्शन है उनमें से पूछा गया है। तो यहां पर अगर हम देखें कि A 2 अंकों का एक स्मॉलेस्ट डिजिट है जो कि परफेक्ट क्यूब है, तो 2 अंकों का अगर परफेक्ट क्यूब अगर हम देखें तो 3 3 9, 9 3 27, मीन्स जो 27 नंबर है वो 3 का परफेक्ट क्यूब है और जो 27 नंबर है ये परफेक्ट क्यूब बिल्कुल बनता है और किस नंबर का बनता है नंबर 3 का बनता है। तो 27 हमारा सबसे छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर हो गया। अब जो B है
बी के बारे में कहा जा रहा है कि जो बी की वैल्यू है वह 2 अंकों का जो इकाई का अंक है, यूनिट प्लेस है, जो 7 है, उससे बी वाले से 3 ज्यादा है, यानी बी की वैल्यू भी कितनी आएगी, 4 आएगी। तो इस प्रकार से ये नंबर कितना हो गया, 2744, बिकॉज ए की वैल्यू 27 आ गया, 4 ऑलरेडी दिया हुआ है और बी की जगह पे 4 आ गया, तो 2744 तो नंबर आ गया। अब 2744 का जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो ये आएगा 14, और 2744 के साथ जब हम 14 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2758 मिलेगा, जो कि ऑप्शन 4 में सही बैठता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर 2758 बनता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अनदर नेम ऑफ ए सिलेंडर? ऑप्शन 1 ए ट्रायंगुलर प्रिज्म, सेकंड ए रेक्टेंगुलर प्रिज्म, थर्ड ए पेंटागोनल प्रिज्म, फोर्थ ए सर्कुलर प्रिज्म। निम्नलिखित में से सिलेंडर का दूसरा नाम क्या हो सकता है, ये पूछा गया है, जो कि है सर्कुलर प्रिज्म। तो इसका नाम हो जाएगा सर्कुलर प्रिज्म, क्योंकि सिलेंडर जो होता है वो सर्कुलर होता है, और सर्कुलर शेप को अगर आप ऊपर तक एक्सटेंड करते चले जाएं तो आपको क्या दिखाई देगा, एक सिलेंडर ही तो दिखाई देगा। क्योंकि किसी भी शेप को जब आप बेस से लेकर ऊपर तक एक्सटेंड करते चले जाएं तो आपको क्या प्राप्त होता है, प्रिज्म ही तो बनता है, प्रिज्म ही तो प्राप्त होता है। तो सिलेंडर को यानी सर्कुलर शेप को आप ऊपर तक खींचते चले जाएंगे तो ही आपको सिलिंड्रिकल यानी सर्कुलर शेप में ये सिलेंडर दिखाई देगा, बाकियों में नहीं। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन p इफ p इक्वल टू 5/7? निम्नलिखित आनुपातिक संख्याओं में से p से बड़ा कौन है यदि p बराबर 5/7? सो ऑप्शंस आर 1/p-1, सेकंड 1+p/p, थर्ड p/p-1, फोर्थ p-1/p+1। यहां पर देखने वाली बात यह है कि p की वैल्यू ऑलरेडी 5/7 दे रखी है आपको, और आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू 5/7 से बड़ी हो, तो ऐसा नंबर आपको देखना है। तो इनमें आप p की जगह पर जब वैल्यू पुट करके देखेंगे तो जो सेकंड ऑप्शन है 1+p/p सही बैठता है, क्योंकि 1+5/7 करने से 12/7/5/7, सो 7 से 7 कैंसिल हो जाएंगे एंड 12/5 रह जाएगा, एंड 12/5 जो रहेगा तो उसकी वैल्यू 5/7 से बड़ी है, ये हम आप सभी जानते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से है, ए कॉन्ट्रैक्टर कैन कंप्लीट ए सर्टेन पीस ऑफ वर्क विद सर्टेन नंबर ऑफ मेन इन 9 days, but 6 of them remained absent from the very first day, so the rest could finish the work in 15 days. How many men were originally employed? Option first 12, option second 15, option 3 18, option 4 24। हिंदी में अगर हम देखें तो ये कहता है कि एक ठेकेदार को किसी काम को पूरा करने के लिए एक निश्चित संख्या में आदमी लगाए जो कि उस काम को
9 दिन में कर सकते हैं, लेकिन उनमें से 6 पहले दिन से ही क्या हो गए, एब्सेंट हो गए, अनुपस्थित हो गए। तो जो बचे हुए लोग थे उन्होंने काम को 15 दिन में पूरा कर लिया। तो पूछा जा रहा है कि ओरिजिनली जो काम में लगे हुए लोग थे वो कितने थे। अब देखिए यहां पर क्या है, सर्टेन नंबर ऑफ मैन है, तो हमको तो पता नहीं है कितने थे। जब कोई भी चीज अननोन होती है तो उसे हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। एक्स लोग मान लेते हैं हम, जो कि इस काम को कितने दिन में कर सकते थे, 9 दिन में कर सकते थे। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है M1D1H1 अपॉन W1 बराबर M2D2H2 अपॉन W2। तो यहां पर हमको M1 पता चला कि X है, D1 पता चला 9 डेज है, H1 यानी घंटे की बात नहीं आई तो ये खाली छूट जाएगा, W1 का लेकिन पता चलेगा एक ही काम है। और हम बात करें M2 की, तो M2 की अगर हम बात करें तो पहले दिन से ही 6 लोग एब्सेंट हो गए, तो M2 की जगह पे क्या रह गया, X-6 रह गया। D2 की जगह पे हमें 15 दिन मालूम चल गया, और W2 की जगह पर भी हमें पता चल गया एक काम है। तो ये W1 W2 जब दोनों तरफ एक हैं तो ये हमने छोड़ दिया एज इट इज। अब हमारे पास रह क्या गया, X इंटू 9 डेज बराबर X-6 ब्रैकेट में जाएगा इंटू 15। तो इससे क्या होगा कि जो X की वैल्यू निकल कर आएगी ओरिजिनली कैलकुलेशन करने पर, वो निकल कर आएगी 15। ठीक है। सो 15 जो वैल्यू है वो ऑप्शन सेकंड बनता है, जो कि पूर्णतया सही है। तो इसकी कैलकुलेशन करने से आप देख सकते हैं दोनों तरफ डेज से डेज कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 9x बराबर कितना रह जाएगा, 15x माइनस 90। तो 90 आपका ट्रांसपोज होके लेफ्ट साइड में ले लीजिए, और 15 में से जब आप 9 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 6x। 6x बराबर कितने के आएगा, 90 के आएगा। तो x बराबर कितने के आएगा, 90 डिवाइडेड बाई 6। सो x बराबर आएगा 15। मीन्स लोगों की संख्या 15 आएगी, जो कि ओरिजिनली यानी शुरुआत में थी। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट वन। ओके। 7वां सवाल इस प्रकार से है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव द रिजल्ट एज द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर n। ऑप्शन फर्स्ट, sum of the squares of first n natural numbers. Second option, sum of the first n natural numbers. Third, sum of the first n minus 1 natural numbers. Fourth, sum of the first n odd natural numbers. यहां पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन परिणाम दे सकता है। कौन सा परिणाम, नेचुरल नंबर n का स्क्वायर। जो देखिए नेचुरल नंबर का स्क्वायर आपको कौन दे सकता है, यदि आप ऑड नेचुरल नंबर्स ले लें। मान लीजिए ऑड नेचुरल नंबर्स आपने लिया, फर्स्ट लिया 1, दूसरा 3, तीसरा 5, चौथा 7। तो जब आप इनको जोड़ोगे तो 7 + 5 12, 12 + 3 15, 15 + 1 16। ये जो 16 नंबर आता है ये किसका स्क्वायर है,
नेचुरल नंबर 4 का स्क्वायर है। करेक्ट। तो ये ऑप्शन 4 आपका पूर्णतया सही है। ठीक है। 8वां सवाल यहां पर इस प्रकार से है, द पाई चार्ट बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ ब्लड टाइप्स फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल। एक पाई चार्ट दिया गया है नीचे, जिसमें ब्लड के प्रकार हैं, लोगों के अलग अलग ग्रुप होते हैं, तो उनमें जो ब्लड के प्रकार हैं उनकी परसेंटेज को दर्शाया गया है। इसमें दर्शाया गया है टाइप ए, जिसमें 16% ब्लड है, टाइप बी का 25% ब्लड है, टाइप ओ का 40% ब्लड है और टाइप ए बी का 19% ब्लड है। तो इसमें आगे कहा जा रहा है, इफ टोटल नंबर ऑफ पीपल विद ब्लड टाइप्स ए और बी इज 82, देन द नंबर ऑफ पीपल विद ब्लड टाइप्स ए बी और ओ इज। सो हियर वी फाइंड वन टाइपिंग एरर। In place of or, it is and, because they have mentioned if total number of people, यदि लोगों की कुल संख्या किसके साथ, ब्लड टाइप ए और बी के साथ, तो और की जगह पे क्या आएगा, यहां पे एंड आएगा। ठीक है। ब्लड टाइप ए और बी वाले जो लोग हैं उनकी कुल संख्या कितनी है, 82 है, 82 है। यदि इसी चीज को हम परसेंटेज में देखें तो ए वालों का है 16% और बी वालों का है 25%। 25 और 16 को मिला देंगे तो कितने परसेंट हो गया, 41%, 41%। एंड दिस 41% इज इक्वल टू 82, सो 1% इज इक्वल टू 2। So based on this, टाइप ए बी और ओ बी की संख्या पूछी जा रही है। तो टाइप ए बी में है 19% और टाइप ओ में है 40%। तो 40% और 19% को मिला के कितना हो गया, 59% हो गया। जबकि अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था 1% बराबर 2, तो 59% कितना हो गया, 59% बराबर हो गया 59 इंटू 2 यानी 118, 118 इसका बिल्कुल सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन 4 है। ओके। क्वेश्चन 9 यहां पर इस प्रकार से है, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन विद इंटीरियर एंगल 162 डिग्री विल बी। ऑप्शन फर्स्ट 18, ऑप्शन सेकंड 20, ऑप्शन 3 25, ऑप्शन 4 24। एक रेगुलर पॉलीगॉन है जिसमें क्या पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ साइड्स पूछा जा रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसका इंटीरियर एंगल कितना है, 162 डिग्री है, 160 डिग्री एंगल है इंटीरियर एंगल उसका। तो ऐसे वाले रेगुलर पॉलीगॉन में आपसे साइड्स पूछा जा रहा है। इस सवाल में सबसे पहले आपको यह जानना आवश्यक है कि रेगुलर पॉलीगॉन कहते किसको हैं। सो रेगुलर पॉलीगॉन एक ऐसा पॉलीगॉन होता है जिसकी सभी साइड्स बराबर होती हैं, साथ ही उसके सभी एंगल भी बराबर होते हैं, जिसे वन वर्ड में कहा जाता है इक्विलेटरल एंड इक्वी एंगुलर। यानी ऐसी पॉलीगॉन जिसकी सभी साइड और सभी एंगल बराबर होते हैं उसको कहते हैं हम रेगुलर पॉलीगॉन। तो एक उदाहरण के तौर पर आप इसे जल्दी से समझ सकते हैं स्क्वायर से। स्क्वायर एक ऐसी पॉलीगॉन है जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं, और जब चारों साइड बराबर होती हैं तो चारों एंगल भी उसके बराबर हो जाते हैं। अब इसके लिए आपको यह जानना आवश्यक है कि जो पॉलीगॉन होते हैं उनका इंटीरियर एंगल जो होते हैं उनका सम निकालने का एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है, वो फॉर्मूला ये होता है कि n-2 इंटू
180 डिग्री, मान लीजिए स्क्वायर है, तो स्क्वायर में n मीन्स नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड कितनी हो गई 4, 4 माइनस 2, 2 रह गया, 2 गुणा 180 कितना आया 360, और यदि हम स्क्वायर के चारों एंगल का सम निकालें तो 360 डिग्री ही तो आता है, तो यहां से ये बात सत्य हो गई। अब ये किसके बराबर होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री बराबर किसके होगा, इंटीरियर एंगल इंटू नंबर ऑफ साइड के बराबर होता है, क्योंकि हम शुरू में ही चर्चा कर चुके हैं, चारों साइड बराबर हो और चारों एंगल बराबर हो तभी हम उसको कहते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। तो ऐसा करने से यहां पर जो n है नंबर ऑफ साइड्स, उसकी वैल्यू हम निकालते हैं कैलकुलेशन करने पर, तो वो निकल कर आती है हमारी 20, क्योंकि इंटीरियर एंगल 160 डिग्री इंटू n बराबर हो गया n-2 इंटू 180 डिग्री। तो इसे जब हम सॉल्व करते जाएंगे तो सॉल्व करते 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 हमको n की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो हमारी निकल कर आएगी 20। इस प्रकार इस प्रश्न का सेकंड ऑप्शन जो कि 20 है वो पूर्णतया सही है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, यहां पर 11वां प्रश्न इस प्रकार से है, ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन ए रेलवे प्लेटफॉर्म नोटिस्ड that a train took 21 seconds to completely cross the platform, which is 84 meter long, and it took 9 seconds in crossing him. The speed of the train is option 1 25.2 km per hour, option 2 32.4 km per hour, option 3 50.4 km per hour, option 4 75.64 km per hour। इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है और वो नोटिस करता है कि रेलगाड़ी पूरे प्लेटफॉर्म को, जो कि 84 मीटर लंबा है, 21 सेकंड में पार कर जाती है, और उसको यानी उस व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है ये पूछा जा रहा है। देखिए, जब हम बात करते हैं पोल यानी खंबा, मैन यानी आदमी, तो इनके केस में जो डिस्टेंस होती है वो हम क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं, क्योंकि रेलगाड़ी बहुत लंबी होती है और इनकी जो है बहुत ही कम होती है, तो इनके तुलना में इनको नगण्य मान लिया जाता है। लेकिन प्लेटफॉर्म काफी लंबा होता है, तो जो प्लेटफॉर्म लंबा होता है उसकी जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, रेलगाड़ी की लेंथ के साथ में जोड़ी जाती है जब हम डिस्टेंस बनाते हैं। तो पहले केस में जो कहा जा रहा है कि 84 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 21 सेकंड में पार करती है, तो जो हमारा फॉर्मूला होता है स्पीड s बराबर d/t मीन्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमको पता चला, रेलगाड़ी की जो लेंथ है वो भी तो कुछ होगी, तो उस जो हमको नहीं मालूम है उसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो x मीटर प्लस 84 मीटर डिवाइडेड बाई 21 सेकेंड्स, और दूसरे केस में स्पीड बराबर कितना हो जाएगा, दूसरे केस में तो सिर्फ रेलगाड़ी की ही लेंथ तो डिस्टेंस के रूप में ली जाएगी, तो x अपॉन 9। अब दोनों ही स्पीड हैं, तो आप इन दोनों वैल्यूज को एक दूसरे के बराबर ले सकते हैं, मीन्स x प्लस 84 डिवाइडेड बाई 21 इक्वल टू x अपॉन 9। सो यहां से आपको क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी मीन्स क्या मिल जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई मिल जाएगी। रेलगाड़ी की जब लंबाई मिल जाएगी
तो उसको जो दिया गया समय है वो आपको स्पीड मिल जाएगी। किस में मिल जाएगी? मीटर पर सेकंड में मिल जाएगी। उसे जब आप मीटर पर सेकंड से कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर प्रति घंटे में, तो कितने का गुणा करना पड़ेगा? 18/5 का गुणा करना पड़ेगा। 18/5 का गुणा करेंगे तो आपका पहला ऑप्शन जो कि 25.2 किलोमीटर पर आवर है पूर्णतया सही बैठ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार से है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स कैन नॉट बी ए टाइम टेम्परेचर ग्राफ। निम्नलिखित में से कौन सा टाइम टेम्परेचर ग्राफ नहीं हो सकता? शो ऑप्शन 1 दिखा रखा है, सेकंड दिखा रखा है, थर्ड दिखा रखा है, फोर्थ दिखा रखा है। इनमें अगर हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन 1 में टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ने के बाद फिर कुछ समय के लिए स्टैटिक हो गया है और फिर बढ़ने लगा है। दूसरे वाले ग्राफ में क्या है? टेम्परेचर बढ़ा है, सीधा ही बढ़ता गया है, फिर बढ़ता गया है। यानी इसमें इसने स्टैटिक वाली पोजीशन, कांस्टेंट वाली पोजीशन कहीं पर भी नहीं दिखाई, जो कि ऐसा होता नहीं है। टेम्परेचर जब कभी भी बढ़ता है तो एक बार जब बढ़ता है तो एक निश्चित समय तक रहता है, उसके बाद ही गिरता है, या एक बार जब गिरता है तो गिरने के बाद कुछ समय तक वहां पर रहता है, फिर बढ़ता है। तो ये हम देख रहे हैं कि ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में वैसा ही हो रहा है, जबकि सेकंड में वैसा नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन सेकंड है वह गलत है, वो नहीं हो सकता। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा टाइम टेम्परेचर ग्राफ नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें लगातार बढ़ते बढ़ते ही दिखाया जा रहा है, यानी सिर्फ एक ही चीज दिखाई जा रही है। यहां पर ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो इस प्रकार से है, द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग वेरियस सब्जेक्ट्स इन ए कॉलेज। स्टडी द बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे एक बार ग्राफ दिखाया गया है जिसमें स्टूडेंट्स जो स्टडी कर रहे हैं वेरियस सब्जेक्ट्स को एक कॉलेज में, उनको दर्शाया गया है। तो कहा गया है कि इसे ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका उत्तर दें। तो ये जो ग्राफ है इसमें एक्स एक्सिस पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिखाया जा रहा है, जो कि 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 है, और एक्स एक्सिस पर ये दिखाने के बाद वाई एक्सिस पर उन्होंने सब्जेक्ट्स को दिखा रखा है, और ये सब्जेक्ट्स हैं आपके, पहला है आर्किटेक्चर, दूसरा है इंजीनियरिंग, तीसरा है हिस्ट्री, चौथा है ज्योग्राफी, पांचवा है मैथमेटिक्स और छठवां है फिजिक्स। तो हम आप देख पा रहे हैं क्लियरली इसमें आर्किटेक्चर के 500 हैं, इंजीनियरिंग के 700 हैं, हिस्ट्री के 200 हैं, ज्योग्राफी के 400 हैं, मैथमेटिक्स के 600 हैं, फिजिक्स के 300 हैं। तो जो पूछा जा रहा है वो ये है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग हिस्ट्री टू दैट ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडिंग आर्किटेक्चर इज। यानी ऐसे विद्यार्थी जो हिस्ट्री वाले हैं उनका जो संख्या है और ऐसे विद्यार्थी जो आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं उनकी संख्या है, तो इन दोनों के बीच में कितने का अनुपात है। अनुपात देखने के लिए हिस्ट्री पढ़ने वाले जो विद्यार्थियों की संख्या है वो 200 है और आर्किटेक्चर पढ़ने वालों की संख्या 500 है। तो जब भी अनुपात निकालते हैं तो ये क्या हो जाता है, एक फ्रैक्शनल फॉर्म हो जाती है। तो 200/500 means 2:5 is the correct option. So this is given in the option number
4 here. करेक्ट। यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो इस प्रकार से है, द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 7 is 357. The smallest multiple is option first 112, option second 126, option 3 119, option 4 116. यहां पर यह कहा जा रहा है कि 3 क्रमागत संख्या जो कि क्या है, 7 के गुणक हैं, उनका जोड़ 357 है। तो सबसे छोटा जो गुणक है वो क्या है, ये पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर की जब बात कर रहे हैं तो 3 क्रमागत संख्याएं अगर हम लेते हैं तो क्या लेते हैं, पहले वाली को x लेते हैं, दूसरे वाली को x+1 लेते हैं और तीसरे वाली को x+2 लेते हैं। क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव का मतलब वैसे ही होता है क्रमागत क्रम में आने वाला, यानी जैसे हम देखते हैं 1 2 3, तो 1 के बाद 2 आया तो 2 क्या होता है 1+1, 2 के बाद 3 आया तो क्या हुआ 2+1, यानी हर एक में एक बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे देखते हुए आपने 3 नंबर ले लिए x, x+1, x+2। अब ये तीनों ही क्या हैं, मल्टीपल हैं 7 के। तो इन तीनों में 7 का मल्टीप्लाई करने से पहला वाला क्या हो गया 7x, दूसरे वाला हो गया 7 × x+1, तीसरे वाला क्या हो गया 7 × x+2। जब आप इन तीनों को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, पहले तो x की वैल्यू मिल जाएगी। x की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी आपको, 16 मिल जाएगी। 16 मिलने के बाद पहला सबसे छोटा वाला मल्टीपल वाला जो नंबर है वो कौन सा होगा 7x होगा। तो x की वैल्यू 16 मिलने से 7 के साथ मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 16 7 112। सो पहला वाला ऑप्शन ही सही बैठ जाएगा यहां पर, ठीक है, कोई शक वाली बात नहीं रहेगी। यहां पर 20वां सवाल इस प्रकार से है, नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स विद डायमेंशंस 8 सेंटीमीटर × 15 सेंटीमीटर × 20 सेंटीमीटर स्टैक्ड टुगेदर टू फॉर्म ए क्यूब इज ऑप्शन फर्स्ट 100, ऑप्शन सेकंड 90, ऑप्शन थर्ड 80, ऑप्शन 4 60। आपसे ये पूछा जा रहा है क्यूबॉइड, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हो घनाभ। और ये जो घनाभ या क्यूबॉइड ये किससे बनता है, इसका बेस क्या होता है रेक्टेंगल होता है। क्या होता है रेक्टेंगल। तो आपसे ये जो घनाभ इनकी डायमेंशन यानी इनकी भुजाओं की माप दे रखी है 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना होगा, इनका आपस में मल्टीप्लाई करके गुणा करके वॉल्यूम निकालना होगा। वॉल्यूम को उनकी संख्या से गुणा कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, एक क्यूब होगी। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स मींस n मान लेते हैं आप, n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन क्यूबॉइड दैट इज 8 सेंटीमीटर × 15 सेंटीमीटर × 20 सेंटीमीटर। सो इन तीनों का मल्टीप्लाई करने पर ये कितना आ जाएगा 2400 क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा। 2400 क्यूबिक सेंटीमीटर इंटू नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स इक्वल टू क्या कहेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब की जब हम बात करेंगे तो वो हम कैसे पता करेंगे, वो हम ऐसे पता करेंगे, चूंकि हमको नंबर ही तो पता करना है और नंबर हम पता करेंगे तो कैसे करेंगे, जल्दी से ये जो दिए हुए ऑप्शन हैं इनको ही हम क्या कर लेंगे, एज ए नंबर फिगर लेकर यूज कर लेंगे और उसको क्यूबॉइड के वॉल्यूम में
मल्टीप्लाई करके वैल्यू पुट करके देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो फिगर आ रही है वो क्यूब के रूप में हमको मिल रही है या नहीं मिल रही है। यदि मैं 2400 में पहली फिगर 100 को रखकर देखता हूं तो मुझे 240 गुणा 1000 मिलता है। तो 1000 का तो मैं क्यूब 10 निकाल लूंगा, लेकिन 240 का मैं क्यूब कहां निकाल लूंगा? तो ये फिगर मेरी निकल गई। अगर मैं दूसरा ऑप्शन 90 लूं तो मैं क्या कर सकता हूं? 2400 गुणा 90 करने पर मुझे क्या मिल जाएगा? 24 गुणा 9 गुणा 1000 मिल जाएगा। तो जो 24 है वो क्या है? 8 तिया 24, यानी 8 गुणा 3 गुणा 9 गुणा 1000। तो 8 क्या है? 2 का क्यूब है। और 9 तिया 27, 3 का क्यूब है। 1000 क्या है? 10 का क्यूब है। तो यहां से मुझे मिल गया 2 गुणा 3 गुणा 10 बराबर 60, यानी 60 का मैं क्यूब कर दूंगा तो मेरे को 216000 जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी? वॉल्यूम मिल जाएगी। किसका? क्यूब का। तो ये मेरा आंसर बिल्कुल परफेक्टली फिट बैठता है। बाकी अगर मैं 2400 इंटू 80 करता हूं तो यहां से मुझे 24 इंटू 8 इंटू 1000 मिलता है। तो 1000 का तो क्यूब 10 मिल जा रहेगा, क्यूब रूट 8 का भी 2 मिल जाएगा, लेकिन 24 से मेरे को परफेक्ट नहीं मिल रहा, इसलिए नहीं ले सकते। 2400 गुणा 60 लेते हैं तो 24 गुणा 100 गुणा 6 लेने से यहां भी हमको परफेक्ट क्यूब वाली फिगर नहीं मिलती है। इसलिए पहला, तीसरा, चौथा आपके ऑप्शन हो जाते हैं गलत और ऑप्शन नंबर सेकंड जो कि 90 है वो परफेक्टली सही बैठ जाता है। इसका मतलब नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स कितने हो जाएंगे? 90। कितने डायमेंशन वाले? जो उन्होंने डायमेंशन दे रखी है। ठीक है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ x, y and z are positive real numbers and a, b and c are rational numbers, then the value of 1 upon 1 plus x to the power b minus a plus x to the power c minus a plus 1 upon 1 plus x to the power a minus b plus x to the power c minus b plus 1 upon 1 plus x to the power b minus c plus x to the power a minus c is. Options are given. Option 1 1, option 2 x to the power abc, option 3 0, option 4 x. यहां पर आपसे ये कहा गया है कि x, y, z क्या हैं? धनात्मक रियल नंबर हैं, वास्तविक संख्याएं हैं ये। तो इनमें जो आपको जो सम दिया गया है इनकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो ये सवाल देखने में बहुत टेढ़ा टिपिकल लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि यदि आपको ये मालूम हो जैसे कि x टू दी पावर b माइनस a, इसका मतलब क्या है? x टू दी पावर b अपॉन x टू दी पावर a, जो हमारी हर की जगह पर संख्या होती है और अंश की जगह पर संख्या दोनों जो होती हैं और दोनों का आधार समान होता है, तो नीचे वाली को जब हम ऊपर ले जाते हैं तो वो क्या हो जाती है? ऊपर जाके माइनस की हो जाती है। तो इसको आप कैसे लिख पाएंगे? 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर b अपॉन x की पावर a प्लस x की पावर c अपॉन x की पावर a। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा? ये आपको मिलेगा x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c बटे a। और दूसरे वाले के हर की जगह पे आपको भी मिलेगा x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c बटे x की पावर a। और तीसरे में आपको मिलेगा x की पावर a
प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी बटे एक्स की पावर सी। और इनको जब आप देखेंगे, जो क्रम होता है हमारा ऑर्डर फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो पहले वाले ऑप्शन का जो x की पावर a है वो फर्स्ट एंड थर्ड के हिसाब से ऊपर चला जाएगा। मींस a की पावर a अपॉन x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c। और दूसरे वाले में क्या चला जाएगा, b अपॉन x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c। और तीसरे वाले में हो जाएगा x की पावर c बटे x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c। अब चूंकि तीनों का जो हर है डिनोमिनेटर x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c समान है, तो ये तीनों में से कॉमन ले लिया आपने। जब कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, ऊपर का क्या हो जाएगा, x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c बटे x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c। मीन्स जितना न्यूमरेटर वैल्यू है उतना ही डिनोमिनेटर वैल्यू है, तो दोनों वैल्यू एक दूसरे से वन टाइम कैंसिल हो जाएंगी, कट जाएंगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। मीन्स आंसर 1 बिल्कुल सही है। ओके, यहां पर अगला सवाल 22वां है। ये 22वां सवाल है, सैली बाइज सम चॉकलेट्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर चॉकलेट। सैली 10 रुपए के भाव से कुछ चॉकलेट खरीदती है। शी ऑल्सो बाइज एन इक्वल नंबर ऑफ कैंडीज एट द रेट ऑफ 5 पर कैंडी। वह कुछ कैंडीज भी खरीदती है, किस भाव से, 5 रुपए की एक के हिसाब से। शी मेक्स 20% प्रॉफिट ऑन चॉकलेट्स एंड 8% प्रॉफिट ऑन कैंडीज। वो 20% का लाभ लेती है चॉकलेट पर और 8% का लाभ लेती है कैंडीज पर। अब यहीं से आप सोच लीजिए कि 10 रुपए का माल आपने 20% के लाभ से बेचा, तो 20% का मतलब क्या हो गया, 1/5, और 10 का 1/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी 10 रुपए का माल आप कितने रुपए में बेच रहे हैं, 12 रुपए में, और 5 का 8% जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 40 पैसे आएगा। इसका मतलब 5 रुपए का माल कितने में बेच रहे हैं, 5 रुपए 40 पैसे में। तो आपने ये जो टोटल प्रॉफिट कमाया है वो कह रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे ऑल द चॉकलेट्स एंड कैंडीज आर सोल्ड आउट एंड हर प्रॉफिट इज ₹240। दिन के आखिर में वह चॉकलेट और कैंडीज को बेच देती है और उसको 240 रुपए का लाभ होता है। द नंबर ऑफ चॉकलेट शी हैड परचेज्ड इज, तो उसने जो चॉकलेट खरीदी उनकी संख्या आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, जितनी आपने चॉकलेट खरीदी हैं उतनी ही कैंडीज खरीदी हैं। ठीक है, तो आप यहां भी जो दिए गए ऑप्शन हैं इनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए पहला ऑप्शन आपने जिसमें 100 दे रखा है उसी को प्रयोग किया कि चॉकलेट की संख्या 100 है, तो 100 रुपए के हिसाब से 100 के हिसाब से 100 चॉकलेट का 10 रुपए भाव के हिसाब से कीमत कितना हो गया, 100 ढाई 1000 रुपए हो गया। और इसी के बराबर उसने कैंडी खरीदी, तो 100 कैंडीज 5 रुपए के हिसाब से कितने की आएंगी, 500 की। तो टोटल खरीद भाव कितना हो गया, 1000 और 500 मिला के 1500 रुपए। जब उसने बेचा कितने में, चॉकलेट को 12 में बेचा, तो 12 के हिसाब से 100 कितने की हो गई, 1200 की। और कैंडी को बेचा 5 रुपए 40 पैसे के हिसाब से, तो 100 कितने की हो गई, 540 की। तो 1200 और 540 मिला के कुल कितना हो गया, 1740। 1740 में उसने बेचा और खरीदा 1500 में, तो लाभ कितने का हुआ, 240 का ही तो हुआ। 1740 माइनस 1500, और वही उसने दे रखा है आपको 240। यानी पहले ही ऑप्शन में आपको आंसर बिल्कुल सही मिल गया, आगे चेक करने की ही जरूरत नहीं पड़ी। तो यहां से आपका 22वें सवाल का ऑप्शन पहले वाला पूर्णतया सही है। ओके,
अब यहां पर अगला सवाल 23वां है जो इस प्रकार से है, इफ 2 to the power x plus 2 to the power x plus 2 to the power x equal to 192, then the value of x is option 1 2, option 2 6, option 3 5, option 4 3। यदि 2 की घात x धन 2 की घात x प्लस 2 की घात x बराबर 192, तो x का मान क्या है, आपसे ये पूछा जा रहा है। बहुत आसान सा सवाल है, क्योंकि आप इनमें से 2 की पावर x को जब कॉमन ले लेंगे तो तीनों जगह आपको कितना मिलेगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 192, मीन्स 3 इंटू 2 की पावर x बराबर 192, तो 2 की पावर x बराबर कितना आएगा, 64 आएगा। तो 2 की पावर x बराबर क्या होगा, 64 क्या होता है, 8 इंटू 8 8 64, और 8 क्या होता है 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, सेम बेस पर पावर्स क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 2 की पावर x बराबर क्या हो गया, 2 की पावर 6, दोनों तरफ बेस समान हो गया, तो x बराबर क्या रह गया, 6 रह गया। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज एब्सोल्युटली करेक्ट। दूसरे वाला विकल्प पूर्णतया सही है, करेक्ट। अगला सवाल यहां पर इस प्रकार से है, द सम ऑफ 0.3 बार एंड 0.2 बार इज ऑप्शन 1 5/99, ऑप्शन 2 5/9, ऑप्शन 3 5/10, ऑप्शन 4 5/100। आपसे जोड़ पूछा जा रहा है, योग पूछा जा रहा है, किसका, 0.3 बार का और 0.2 बार का। जब किसी नंबर के ऊपर क्या लगा रहता है, दशमलव के बाद में नंबर हो और उस पर बार लगा हो, इसका मतलब क्या है कि दशमलव के बाद वही संख्या रिपीट हो रही है, रिपीटिंग नंबर है। और रिपीटिंग नंबर जब होता है तो उसको हम किससे दर्शाते हैं, बार से दर्शाते हैं। और रिपीटिंग नंबर की जो ये फॉर्म होती है, इसको जब हम नॉर्मल फॉर्म में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, जो नंबर होता है वो नंबर न्यूमरेटर की जगह पर रहता है और डिनोमिनेटर की जगह पर क्या आता है हमारा, 1 के आगे नहीं। जो नंबर है हमारा फर्स्ट डिजिट में है, तो फर्स्ट डिजिट में होने की वजह से जो नंबर 3.3 बार है उसकी जगह पे आ जाएगा 3/9। यानी अगर ये एक डिजिट का नंबर है तो 1 9, अगर दूसरा और कोई डिजिट होता तो 2 9, अगर 3 होते तो 3 9। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3/9 प्लस 2/9, दोनों का 9 हर बराबर हो गया, यानी डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो 3 और 2 मिला के 5 हो गया, तो 5/9, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इज एब्सोल्युटली करेक्ट। दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहां पर अगला सवाल हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है। ये है, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ x² प्लस 1/x² प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2/x इज ऑप्शन 1 x माइनस 1/x, ऑप्शन 2 x प्लस 1/x माइनस 1, ऑप्शन 3 x प्लस 1/x, ऑप्शन 4 x² प्लस 1/x²। यहां पर आपसे जो दी हुई इक्वेशन है इसमें फैक्टर पूछा जा रहा है। तो देखिए, हम देख रहे हैं कि जो x² प्लस 1/x² प्लस 2 है, ये क्या है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है, करेक्ट। अगला जो माइनस 2x माइनस 2/x है, इन दोनों में से अगर हम 2 को बाहर निकाल लेंगे तो हमको क्या रह जाएगा, x प्लस 1/x रह जाएगा। और जब दोनों में से हम x प्लस 1/x को कॉमन निकाल लेंगे तो पहले वाली जगह पर रह जाएगा हमारे लिए x प्लस 1/x और दूसरी वाली जगह पर रह जाएगा -2।
तो हम कह सकते हैं कि x प्लस 1/x हमारे लिए यहाँ पर एक फैक्टर है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, यहाँ पर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35। ए सिस्टर्न हैज 2 इनलेट्स A and B which can fill it in 12 minutes and 15 minutes respectively। एक सिस्टर्न है जिसमें 2 इनलेट हैं A और B, और ये उसको 12 मिनट में, यानी A वाले से 12 मिनट में और B वाले से 15 मिनट में क्रमशः भर सकते हैं। एन आउटलेट C कैन एम्प्टी द फुल सिस्टर्न इन 10 मिनट्स। एक आउटलेट तीसरा भी है C, जो किसको क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। कितने में, 10 मिनट में। इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर इन द एम्प्टी सिस्टर्न देन द टाइम टेकन टू फिल द सिस्टर्न कंप्लीटली इज। यदि खाली सिस्टर्न को भरने के लिए तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो उसको भरने में कितना समय लगेगा, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शंस आर फर्स्ट 20 मिनट्स, ऑप्शन 2 10 मिनट्स, ऑप्शन 3 15 मिनट्स, ऑप्शन 4 5 मिनट्स। ये विकल्प दिए गए। यहाँ पर आपको जानना चाहिए कि जो फीड होती है, टैंक हो चाहे सिस्टर्न हो, इनको भरने के लिए जो पाइप पानी भरते हैं उसमें, उसको कहा जाता है पॉजिटिव फीड। तो पॉजिटिव फीड वाले को प्लस से लेते हैं, जो उसे खाली करते हैं उसको नेगेटिव फीड से लेते हैं। तो ए वाला पाइप के नाम हो गए ABC, जो टाइम ले रहा है A 12 मिनट ले रहा है, B वाला 15 मिनट ले रहा है, C वाला 10 मिनट ले रहा है। तो 12, 15 और 10, इनका जब आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा, 60 आएगा। तो जो 60 एलसीएम आएगा, ये क्या आएगा, टोटल फीड आएगी। टोटल फीड मींस जैसे टोटल वर्क यूनिट्स होता है ना, ऐसे ही ये टोटल फीड हो गया। तो जब आप 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 पंजे 60, यानी 5 यूनिट पर मिनट फीड रेट हो गया पाइप ए का। 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4, मींस 4 यूनिट पर मिनट फीड रेट किसका हो गया, पाइप बी का हो गया। और 60 डिवाइडेड बाई 10 बराबर कितना आया, 6। तो 6 यूनिट पर मिनट का नेगेटिव फीड रेट हो गया किसका, पाइप सी का। जब आप तीनों का फीड रेट निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, 9 में से 6 निकल गई तो कितना बचा, 3 यूनिट पर मिनट का आपके पास परिणामी यानी रिजल्टेंट फीड रेट रहा। ठीक है, तो टोटल जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, जो आपकी टोटल फीड यूनिट है डिवाइडेड बाई जो आपकी रिजल्टेंट फीड रेट है। तो 60/3 बराबर कितना आ गया, 20 मिनट का टाइमिंग आ गया आपके पास। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, ये अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47। 3 sides of a triangular field are of length 15 meter, 20 meter and 25 meter. Find the cost of sowing seeds in the field at the rate of 5 rupees per square meter. एक त्रिभुज है जिसकी 3 भुजाएं 15 मीटर लंबी, 20 मीटर लंबी और 25 मीटर लंबी हैं। तो उसमें बीज बोने का जो लागत है आपसे वो पूछा जा रहा है। उसमें किस दर पर, 5 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर की दर से। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन फर्स्ट 600, ऑप्शन सेकंड 150 रुपीज, ऑप्शन 3 750 रुपीज, ऑप्शन 4 450 रुपीज। अब आप इसे ऐसे समझिए जैसे कि एक राइट एंगुलर ट्राइंगल है जिसकी हाइट कितनी है 15 मीटर, बेस कितना है 20 मीटर और
हाइपोटेनस कितना है 25 मीटर। इस प्रकार का एक ये त्रिभुज है। तो ऐसे त्रिभुज का जब आप एरिया निकालते हो तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो इसका मतलब क्या हो गया 1/2 गुणा 20 गुणा 15। 20 2 से कितने बार कट जाएगा 10 बार कट जाएगा। तो 15 दाई 150। 150 क्या हो गया स्क्वायर मीटर एरिया हो गया त्रिभुजाकार फील्ड का। अब इसमें बीज बोने का जो खर्चा है वो 5 रुपया प्रति स्क्वायर मीटर से है। तो पूरे 150 स्क्वायर मीटर का कितना आएगा 150 गुणा 5, 15 पंजे 75, 750 रुपये। यानी इसको कॉस्ट ऑफ शोइंग सीड्स आ जाएगी 750 रुपीज। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ओके, इसी प्रयास में हमने वो अधिकतर प्रश्न ले लिए हैं जिनका उत्तर आप चेक करके यदि क्लेम करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक प्रश्न और बचे रह सकते हैं, लेकिन काफ़ी लंबा वीडियो होने की वजह से हम उनको अभी के लिए छोड़ रहे हैं। यदि आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन और हमारे द्वारा समझाया गया तरीका पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमसे जुड़ें, क्योंकि आने वाले दिनों में हम सैनिक स्कूल से जुड़ी तैयारियों के संदर्भ में वीडियो शेयर करते रहेंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अपने प्रश्नों का हल जानने में मदद करेगा। धन्यवाद।